मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। जी हाँ, ये कार्यक्रम की सीरीज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और सिटी हलचल ने ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के साथ बातचीत करते हुए पूछा, क्यों योगी सरकार के 8 साल मोदी के 11 साल के कार्यक्रमों में खो गए हैं? क्यों बीजेपी भूल गई है योगी सरकार के 8 साल? तो ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने खुलकर बातचीत करते हुए कहा, योगी और मोदी की जोड़ी देश के लिए, प्रदेश के लिए बेमिसाल है और दोनों मिलजुल कर देश और प्रदेश के विकास के लिए तमाम काम कर रहे हैं। और योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बन गया है, तो मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर विश्व में देश की एक अलग रेपुटेशन बनाने में जुटे हुए हैं। पीएम सूर्य योजना से लेकर दक्षिण विधानसभा तक के समस्त विकास कार्यों के बारे में हमने सवाल किए तो कॉन्फिडेंटली जवाब दिए ऊर्जा राज्य मंत्री ने। जब हमने पूछा क्यों थानों में आम आदमी की शिकायतें नहीं सुनी जाती और क्यों पीड़ितों को आला अधिकारियों के यहाँ शिकायत करने के लिए एसएसपी ऑफिस, एडीजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस आना पड़ता है, तो ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, कानून व्यवस्था पर काम हुआ है और ज़्यादा काम होगा और प्रदेश सरकार और ज़्यादा काम करेगी। केंद्र और राज्य की सरकारों को धन्यवाद देते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि जितना विकास कार्य मेरठ और मेरठ की परिसीमा में 60 सालों में नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा विकास कार्य इन 11 और 8 सालों में हुआ है। अब लड़कियां स्कूल जाते हुए नहीं डरती हैं, बदमाशों को सरकार उनके सही ठिकाने पर भेज रही है और सरकार की जवाबदेही फिक्स हुई है। विद्युत विभाग में तकनीकी आधुनिकीकरण के दौर में लगातार सुचारू बिजली देने की सरकार कोशिश कर रही है और इसमें काफी हद तक सफलता मिली है और प्रैक्टिस चल रही है। आप देखिए हमारे साथ ये विशेष कार्यक्रम जिसमें ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर बता रहे हैं कि मोदी सरकार के 11 साल क्यों है बेमिसाल। यूपी में 11 साल किस तरीके से केंद्र की सरकार को मजबूत कर रहे हैं, ये 11 साल पूरे होने के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। पीएम सूर्य योजना, सौर्य योजना घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इसलिए सुबह का शेड्यूल सूरज निकलने से पहले शुरू होता है और सूरज ढलने के बाद, रात होने के बाद घर पर पहुंचते हैं और सुबह फिर निकल जाते हैं उस मिशन पर, जो मिशन इन 11 साल की सफलता को दिखा रहा है, बता रहा है। हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री हैं जो योगी की टीम में महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि घर घर किसानों के पास ऊर्जा पहुंचाना, घर की बिजली को लेकर सुचारू रूप से काम करना और जब आंधी तूफान आ जाए उसके बाद पूरे शहर को जगमग रखना बड़ी चुनौती है। आइए बात करते हैं इन 11 साल की उपलब्धियों पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से। सर नमस्कार, स्वागत। नमस्कार भाई साहब, मैं सिटी हलचल के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हिंदुस्तान के सभी देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद के कारण देश की सेवा करने का अवसर मिला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले का देश और 2014 के बाद का देश आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चाहे हम लोग वहाँ इंफ्रा की बात करें, हम सीमाओं की सुरक्षा की बात करें, जो नक्सलवाद आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी बात करें, आज हिंदुस्तान का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। हम लोग जहां विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि सभी सम्मानित नागरिकों के सहयोग से 2047 तक विकसित भारत हम लोगों को बनाना है। उसी दिशा में काम चल रहा है। लगभग 8 साल हम लोगों को अपने उत्तर प्रदेश की सरकार के भी हुए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप में स्थापित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश 44 स्थान ऐसे हैं जहाँ नंबर 1 पर है। और देश, जब मैं
सशक्त भारत की बात करूं तो पहले हम लोग एक आयात करने वाले देश थे। जितनी भी हमारी सुरक्षा के जितनी भी सामग्री है हम आयात करते थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोग एक बड़े निर्यातक देश के रूप में आज स्थापित हुए हैं। आज ब्रह्मोस जैसी हमारी जो स्वनिर्मित मिसाइल्स हैं, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने टारगेट करके जहां पर आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग, आतंकवाद को बढ़ाने वाले लोग जहां पर छिपे हुए थे, उन्हें टारगेट करके वहां पर भारतीय सेना ने जो हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने का काम किया और उन लोगों को वहीं पर उनको टारगेट करके वहाँ निशाना बनाया और किसी भी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये आज भारतीय सेना की ताकत है। आज जब मैं नक्सलवाद की बात करता हूँ तो लगभग समापन की ओर है और अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा भी है कि 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त किया जाएगा। आप देखिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब हम लोग वन नेशन वन ग्रिड वन नेशन की बात करते हैं, आज पूरा देश एक ग्रिड के कंट्रोल में है। आज वन राशन कार्ड वन नेशन, आज आयुष्मान कार्ड की दिशा में, यानी सरकार की इतनी योजनाएं। आज मैं गरीब लोगों की जब हम लोग बात करते हैं तो गरीबी रेखा से लगभग 27 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके जो प्रण है, संकल्प है, उसके माध्यम से बाहर किया गया है। हम लोगों ने चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, मुख्यमंत्री आवास की बात करें, जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन गरीब लोगों को जिन्हें सोचना पड़ता था इलाज कराने के लिए, आज सरकार वो सुविधाएं दे रही है। आज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी मातृशक्ति है, उन्होंने जिस तरह से नेतृत्व किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लेकर आए हैं और ये करने वाली पहली सरकार। आप देखिए हम लोगों ने नारी शक्ति बंधन के माध्यम से हम लोगों ने उन लोगों का सम्मान भी किया और आज मातृशक्ति एक बड़ी भूमिका में देश के अंदर काम कर रही है। हम लोग यदि बिजली की बात करूं, मैं ऊर्जा की बात करता हूं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पर ऊर्जा विभाग है। आज देखिए आप सोलर के क्षेत्र में हम लोग चाहे पीएम सूर्य घर की बात हम लोग करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी जगह हम लोग जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर प्लांट्स हैं, उन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं प्रदेश की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई करने वाला प्रदेश बना है। लगभग 31,000 मेगावाट बिजली सप्लाई हम लोगों ने की है। और जब प्रदेश के अंदर समिट होती है तो उसमें 33,50,000 करोड़ का निवेश आता है, तो उसका 33% निवेश सिर्फ सोलर एनर्जी के लिए होता है। तो आज सोलर की तरफ आकर्षण है, हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुसुम योजना के माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोग आज किसानों के लिए, और जब मैं ट्यूबवेल्स की बात करता हूं तो ट्यूबवेल्स के लिए 100% उन्हें फ्री बिजली देकर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा काम किया है। आज हम लोग खाद्यान्न की बात करते हैं तो आज हमारी भारतीय सेना के पास पर्याप्त मजबूत, हमारे पास वातानुकूलित, उनके पास चाहे उनके मैं बात करूं कॉस्ट्यूम की बात, सारी वो चीज़ें जो आज आवश्यकता हैं वो सारी चीज़ें आज देश की सेना के पास हैं। देश की सेना का जज्बा आज आप देख सकते हो और सेना ये बार बार कहती भी है कि अब हम लोग को फ्री कर दिया गया है, ये छूट दी गई है कि यदि कोई एक गोली चलाता है तो उसको ठीक से जवाब दिया जाए। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। देश में जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, अभी हमारी पुलिस की भर्ती हुई, इतनी बड़ी पुलिस भर्ती जिसमें कोई पर्ची नहीं चली, किसी की कोई सिफारिश नहीं चली, योग्यता के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। आज बड़ी संख्या में हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं डीबीटी की बात करता हूं तो आज सभी लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में पहुंच रहा है, जो जनधन योजना के माध्यम से एक बड़ा हम लोगों के द्वारा अकाउंट खोले गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, तो देश आज विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार ना बनी होती और योगी जी की सरकार ना होती तो 11 साल इतने सुनहरे ना होते। देखिए उसका मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। 2014 में देश में सरकार बनी और हम लोग जहाँ पर हैं मेरठ में, यहाँ पर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनना था। सरकार की प्राथमिकता पर था कि हम लोग कनेक्टिविटी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सरकार को, क्योंकि लोकल सरकार को एनओसी देनी पड़ती है, 2014 में एनओसी मांगी गई उत्तर प्रदेश सरकार से, लेकिन उस समय के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी थे,
उन्होंने एनओसी नहीं दी। ये एनओसी मिली हमें 2017 में जाने के, जब हमारी सरकार बन गई उसके बाद एनओसी मिली। इसी तरह से एम्बुलेंस दी गई थी पूरे देश के अंदर, लेकिन वो एम्बुलेंस खड़ी रही उत्तर प्रदेश के लिए, जो कहा गया कि आवंटित हुई है वहाँ के लिए, लेकर नहीं आए। यानी इन लोगों को सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी सत्ता, इन्हें आम आदमी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। आपने 60,000 पुलिस की भर्ती की बात करी। अगर ये हर साल भर्ती निकलती रहती तो अब जो सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से पुलिसिंग में इन लोगों को इंक्लूड किया जाए, इतनी बड़ी प्रश्न नहीं आता, क्योंकि पूरी पुलिसिंग व्यवस्था अब रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। देखिए, बात नीयत की है। जब नीयत साफ ना हो ना, तो आदमी का मन भी साफ नहीं होता। वो ही जिस तरह से एक परिवार से घिरी हुई सरकार उस समय काम करती थी, और भ्रष्टाचार के बिल्कुल आकंठ तक डूबी हुई ये सरकार, जहाँ पर पर्चियों पर नाम दिए जाते थे, अलग अलग पर्ची चलती थी, चाचा की अलग पर्ची थी, भतीजे की अलग पर्ची थी, आजम खान जी की अलग पर्ची थी। यानी इस तरह से पूरे प्रदेश को ये लोग जिस तरह से जिस दलदल में फंसा रहे थे, एक मैं तो धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों का कि उन्होंने 14 में देश में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, तो 17 में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और आज उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर आज खुश होते हैं। आज लोग कहते हैं संभावनाओं का प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच क्या थी 17 से पहले, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जब मैं मेरठ और मुजफ्फरनगर देखता हूँ तो एक क्राइम कैपिटल के रूप में इन लोगों ने स्थापित किया। एक गुंडा एक जिला, एक माफिया हर जिले को इन्होंने दिया, लेकिन हम एक प्रोडक्ट, मिनिमम एक प्रोडक्ट हर जिले को हमने दिए। यदि मैं मेरठ की बात करूं तो 5-5 प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अगर आप इतना लंबा विपक्ष में नहीं रहते तो इतनी सारी समस्याएं नहीं रहती। विपक्ष में जब आप रहे, आपने समस्याओं को बहुत करीब से देखा, तभी आप काम कर पा रहे। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि गुजरात में हम लोग लंबे समय से सत्ता में हैं, लेकिन लगातार गुजरात आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा ये सोच का अंतर है, नीयत का अंतर है। जब हमारी नीयत सेवा की है, और प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करना चाहता हूँ। मैं तो सेवक हूँ, मैं प्रधानमंत्री तो हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मैं पूरे देश के सेवक के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करना। जब हम राजनीति में सेवा के रूप में आए तो उसका जो प्रयास किया जाता है, उसका मैं कह सकता हूँ कि उसका परिणाम भी अच्छा आता है। अब जब आपने पीएम सूर्य योजना के बारे में बताया है, कितने % सफलता मिल रही है? क्योंकि अभी मैं मंडल समीक्षा की बात कर रहा था, उसमें डीएम भी बैठे हुए थे, मंडलायुक्त भी बैठे थे, और उन्होंने इस मामले को लेकर सभी अधिकारियों की क्लास लगाई कि क्यों ये योजना पिछड़ रही है। क्या कारण लगता है? देखिए, धीरे धीरे योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस तरह का आकर्षण है, हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों में बहुत आकर्षण है। अभी निचले स्तर पर उसकी जानकारी नहीं दी गई है। हम लोगों ने लगातार बैठक करके लोगों को लगाया गया, अधिकारियों को कहा गया है कि आप अवेयरनेस के लिए पंपलेट, प्रचार प्रसार करिए इसका, और उसका प्रयास आप देखिए। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा मेडिकल कॉलेज हो चाहे विश्वविद्यालय हो, 100% सोलर पर है। अभी हम जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें भी सोलराइज करने जा रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे प्रयास है। अभी एक बड़ा अभियान चलाकर हम लोगों ने इस तरह की संस्थाओं को सोलर पैनल लगाकर वहाँ पर हम लोग उन्हें सोलराइज कर रहे हैं। अधिकारियों का एटीट्यूड कैसा है? क्योंकि मैं जब भी अधिकारियों की बात करता हूं, अभी मेरे सामने मैं शहर विधायक रफीक अंसारी से बात कर रहा था इन 11 सालों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये जो राजकीय इंटर कॉलेज है जो आपके बराबर में है, उसमें 10 टीचर हैं, 2000 से ज़्यादा की कैपेसिटी है, नियुक्तियाँ नहीं होती। देखिए, मुझे लगता है रफीक जी को अपना समय याद नहीं है शायद। लंबे समय तक उनकी सरकार रही, लेकिन हम लोग बिना भेदभाव के सेवा के भाव से काम करते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 10 अतिरिक्त कमरे हमने वहाँ पर बनवाए। लगातार फर्नीचर से लेकर सारी सुविधाएं वहाँ पर हम देने का काम कर रहे हैं। जो उन्होंने फैकल्टी की बात करी है, फैकल्टी जिस तरह से स्टूडेंट्स की जो वो रेशियो के हिसाब से वो समय समय पर जिसकी आवश्यकता है उसकी डिमांड भी जाती है, वो प्रयास करके पूरा भी करते हैं हम लोग। लेकिन लगातार आप ये देखिए, उस समय बच्चियां घर से निकलने के लिए भी मजबूर थी, वो निकलना नहीं चाहती थी। लेकिन आज आप वहाँ संख्या देखेंगे जाकर, तो आज लड़कियों के अंदर उत्साह है। आज वो कहती हैं कि योगी जी की सरकार है, माहौल अच्छा है, आज कानून व्यवस्था अच्छी है। नहीं तो मेरठ में इन गलियों में लोग निकलने भी पसंद नहीं करते थे। जी,
तो ये जो समस्या उठाई है, ये आपकी नॉलेज में है कि वहाँ फैकल्टी कम है? देखिए वो मेरी विधानसभा का ही क्षेत्र है, मेरी विधानसभा का है ही हिस्सा है, और मैं कई बार वहाँ पर गया भी हूँ उस संस्था में, और बच्चियाँ बहुत काबिल हैं, वो पढ़ना चाहती हैं। हम लोग लगातार पहले उनके लिए हमने इंफ्रा पे काम किया। आप दोनों की ये बातें सेम है, मैंने कहा वो भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं। मैंने कहा आज माहौल है, आज योगी जी ने वो माहौल दिया उत्तर प्रदेश में आके, आज बच्चे चाहते हैं, वो सपना देखते हैं, सपना पूरा करने के लिए उन्हें माहौल उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, योगी जी की सरकार दे रही है। मैं लगातार वहाँ पर, हम लोगों ने पहले वहाँ, क्योंकि पहले कमरों की आवश्यकता थी, कमरे वहाँ पर पूरे कराएं, जैसे जैसे फैकल्टी की भी डिमांड होगी उसे भी आगे बढ़ के हम लोग कराएंगे। सर, आसपास बड़े कूड़े घर खुल जाते हैं। मैं आपसे 11 साल की इन उपलब्धियों में 8 साल की उपलब्धियां कहीं खो तो नहीं गई सर? बड़े कूड़े घर खुल गए, टॉयलेट खुल गए, सफाई नहीं होती। 11 साल उन पे भारी हैं क्योंकि पीएम योजना के तहत ये काम आपको करना है, लेकिन 8 साल की जो काम है उसमें संविदा कर्मचारी हैं, अभी नियुक्तियां नहीं है। देखिए हम लोग लगभग 300 करोड़ का एक एनटीपीसी का प्लांट यहाँ पर लग रहा है, जो नगर निगम लगवा रहा है। उससे मैं इतना ईमानदारी से कह सकता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर आपको ये कूड़े के जहाँ पहाड़ बने हुए हैं, यहाँ आपको एक अच्छा बगीचा अच्छी लगेगा आपको, और हम ये धीरे धीरे प्रयास कर भी रहे हैं। प्रयास शुरू है। 300 करोड़ का वो पूरा एनटीपीसी का प्लांट बनेगा, उसका फ़ायदा पूरे मेरठ को मिलेगा, और हमारा प्रयास है कहीं भी गंदगी ना हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल, सूरज कुंड पे जाइए, मैं उन्हें ये सब लोगों से सवाल पूछता हूँ, अंतिम यात्रा होती है, वहीं कूड़े के लिए कम वो बना हुआ है स्पॉट, नहीं हटना चाहिए? देखिए हम उस पर भी काम करेंगे, और अभी मैं रिठानी में एक सूरज कुंड की तर्ज पे ही वहाँ पर भी एक हम अंत्येष्टि स्थल बनवा रहे हैं, एक बड़ी आबादी के लिए, जो उधर भी असुविधा हो, और हम लोगों का प्रयास है। मेरा आग्रह भी है आपसे कि एक बार आप वेद व्यासपुरी जरूर घूम के आइए, आप मेरठ मंडपम देखिए, आप क्रांति पार्क देखिए, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखिए, आप डाइवर्सिटी पार्क देखिए, आपको बदलता हुआ मेरठ दिखाई देगा। आप एक बार वेद व्यासपुरी मेरे आग्रह पे भ्रमण करके आइए। सर, हम तो जब जैसे ही नई सड़कों पे चलते हैं तो बदलता हुआ मेरठ नजर आता है, लेकिन वो जो अंदर का, जिसमें आप गलियों में भागे थे, कूदे थे, वहां का जो माहौल है ना सर, उस पे 11 साल में कम काम हुआ। देखिए हम लोग प्रयास करेंगे, और जो भी मैंने एनटीपीसी प्लांट की बात करी है उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लगभग 17,000 करोड़ की अभी हम लोगों ने नई परियोजनाएं बनाकर सभी जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ बैठ के हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके वो सारी परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। मैं अभी भी मिलकर आया था, तो महाराज जी ने कहा है कि हम तेजी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपके जो प्राथमिक स्कूल हैं उनमें हर साल सर्व शिक्षा अभियान चलता है, लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। वहीं पे जो एक छोटा सा स्कूल चल रहा है ना 5वीं तक का, उसमें बच्चे जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। आपके बीएसए के अंडर में आने वाले स्कूलों में, पीएम श्री स्कूलों में बच्चों की कमी है। देखिए हम लोगों ने मिशन कायाकल्प के माध्यम से, और मैं जब मैं बेसिक शिक्षा की बात करता हूँ तो बहुत बदलाव आपको सरकारी स्कूलों में दिखाई देगा। देखिए मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ के आया, हमें याद है, हाँ वही 7.5 रुपये फीस हम लोग 6 महीना की देते थे, और मुझे याद है कि अपने घर से बैठने के लिए भी हम लोग लेकर जाते थे, कहीं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज फर्नीचर आपको दिखाई देगा, आज अच्छे वॉशरूम्स, आपको टॉयलेट्स बनी हुई है, आप पत्थर लगा हुआ है। आज हम लोग आधारशिला लैब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार की कमी नहीं है। और अभी जो बच्चों की बात की गई है, देखिए उसमें हम और ज़्यादा, हमने कहा है, लगातार बैठक भी उसकी चल रही है, और 2017 से पहले की तुलना में बड़ी संख्या में हमारी, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 2.5 गुना बच्चे बढ़े हैं। लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा, जैसे जैसे क्वालिटी सुधर रही है उसी तरह से बच्चों का रुझान भी उधर बढ़ रहा है। सर, अभी तो बीएसए के ट्रांसफर रोक दिए, सारी चीजों पे खुद योगी जी ने नजर डाली है, क्यों? देखिए ये ऐसा कोई खास विषय नहीं कहीं ना है, कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं कोई इस तरह का विषय नहीं है, लेकिन महाराज जी सब विभाग की मॉनिटरिंग करते हैं लगातार। वो जैसे जैसे आवश्यकता, अभी क्योंकि एडमिशन्स का वो चल रहा, हो सकता है कि जुलाई के बाद इस दिशा में आगे बढ़ जाए। मैं देखिए जैसे हम लोगों ने अभी ये वन विभाग की हम लोग बात करते हैं, तो क्योंकि हमारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक एक वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलेगा, उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि अभी एडमिशन्स हुए हैं, अभी सेशन शुरू होगा, महाराज जी की प्रायोरिटी पे, और महाराज जी पूरी, मैं कह सकता हूँ कि उनकी लगन, उनका जो प्रयास है, पूरी सजगता के साथ महाराज जी एक एक चीज़ को देखते हैं।
जैसे आवश्यकता होगी, और हमें किसी से कंप्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से जो प्रदेश के हित में वो निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से महाराज जी करते हैं उस दिशा में। सर, एक अच्छी बात भी है और उसी में एक थोड़ा सा चिंता वाली बात भी है। पहले पुलिस सुनती नहीं थी, एसएसपी ऑफिस भी नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब थाने नहीं सुनते, एसएसपी के यहाँ लोग पहुंचते हैं। ये शिकायतें आती हैं आपके पास? देखिए, निचले स्तर पर दिक्कत है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन लगातार शीर्ष स्तर पर हम लोगों ने और सीनियर अधिकारियों को बताया गया है कि थोड़ा सा थाना लेवल पर सुधार की आवश्यकता है, और उस दिशा में लगातार आप देख भी रहे होंगे कि निरीक्षण भी हो रहे हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सर, आप ही के पार्टी के लोग जब पीड़ा में आते हैं, जयकरण गुप्ता जी का है, आशु रस्तोगी जी का है, ये सारे लोग सही होते हुए भी पुलिस के उत्पीड़न से, देखिए दोनों, पर्सनली क्वेश्चन, मैंने कहा दोनों विषय पे मैं कह सकता हूँ, चाहे आशु रस्तोगी वाला विषय हो, कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की गई है, लेकिन थाने का एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है। देखिए मुझे लगता है कि देखिए जो नियम संगत है उस हिसाब से एक प्रक्रिया के तहत हम लोग उधर बढ़े हैं। देखिए हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सरकार के साथ साथ लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज़, और मैं कह सकता हूँ कहीं ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भी ये लोग सरकार में इन्होंने गलत, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें की गई हैं। सर, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल, जब आप नहीं थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अब आप डबल इनिंग में हो, तो क्या चेंजेस आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए मैं बड़े निवेदन के साथ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि मैं बदलाव की बात करूं, देखिए जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करता है अच्छे करने का, लेकिन कभी कभी ये होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, उनके अंदर वो गंभीरता और वो नीयत उनकी नहीं होती। लेकिन 2017 के बाद मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मेरठ दक्षिण विधानसभा पे रहा है, और आज आप देख सकते हैं कि मेरठ की 7 विधानसभाओं में आप सबसे ज़्यादा, सभी लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन क्योंकि संभावनाएं मेरठ दक्षिण में ज़्यादा है क्योंकि वो नया क्षेत्र है, तो आज आप देखिए मैंने मेरठ मंडपम की बात करी, मैंने क्रांति पार्क की बात करी, मैंने डाइवर्सिटी पार्क की बात करी, मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करी, मैंने आईटी पार्क की बात कर रहा हूँ, मैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस भी शुरू हुआ तो मेरठ के अंदर हुआ, और एक ब्लॉक है हमारा, 1 डिग्री कॉलेज महरौली में बनकर तैयार हो गया, 1 इंटर कॉलेज हमारा, आप देखेंगे तो गगोल में इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए, राजकीय इंटर कॉलेज बन, जो आपकी सपना था, ये महाराज जी के आशीर्वाद से सब संभव हो पाया। दूसरा, गगोल तीरथ जो भगवान विश्वामित्र की तपोस्थली रही है, आप देखिए 2017 से पहले वहाँ क्या हालत थी, आज आप वहाँ जाके देखिए तो आपको बड़ा बदलाव दिखाई देगा। वहाँ के लोग शहीद हुए, उनके लिए शहीद स्मारक बना है। हम लोग का देखिए, हम लोग विकास भी और विरासत भी, हम संस्कृति का संरक्षण भी करना चाहते हैं। विकास में आप देखिए हम लोग, हमारे पास जय भीम नगर, मलियाना जैसी बस्तियाँ थी, उनमें लगातार हम लोगों ने काम, दलित बस्तियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान को, पूरे देश को संविधान से चलने के लिए संविधान का निर्माण किया। आज हम लोग शेरगढ़ी में लगभग 40 लाख रुपए से बाबा काशीराम पार्क को बनवा रहे हैं, 20 लाख रुपए से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अभी इस कुटी चौराहे पर जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है 10 लाख रुपए से, उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं, सौंदर्यीकरण। आप मलियाना में जाएंगे तो मलियाना में भी हम लोग, बाबा साहब का एक बड़ा पार्क है जहाँ महाराज जी की रैली हुई थी, 40 लाख रुपए से उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं। लगातार सभी वर्गों में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई ऐसी दलित बस्ती नहीं है जहाँ पर हमारी जानकारी में ना, सब में रास्ते बनवाना, पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, सब लगातार हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि विकास भी हो और हमारी संस्कृतियों का संरक्षण भी हो। मां मनसा देवी के मंदिर पे 55 लाख रुपए से हम लोगों ने वहाँ जीर्णोद्धार कराया। वहाँ सारा बैठने का, जो भी वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उन्हें बैठने में कोई दिक्कत ना हो, ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। जी, आपके ऊर्जा डिपार्टमेंट में संविदा कर्मचारियों के लिए क्या क्या सुविधाओं के लिए आप विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं? देखिए हम लोग क्योंकि सरकार में हैं, क्योंकि नियुक्तियां तो निकल नहीं रही हैं। देखिए हम लोग सरकार में हैं, हमें क्वेश्चन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पॉलिसी बनती हैं। हम पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं उनमें महाराज जी के आशीर्वाद से हैं, संगठन के आशीर्वाद से हैं। देखिए हम लोग लगातार व्यवस्थाएं अच्छी रहें, हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को 24 घंटे बिजली मिले, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ रेगुलराइज भी किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अलग अलग जैसी जैसी आवश्यकता उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 45% महंगी होने की कल सूचना है। देखिए लंबे समय के बाद आप देखिए जिस तरह से बिजली की आवश्यकता बढ़ी है,
और लगातार सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम जब मैं बिजली विभाग की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ एक रेगुलेटरी बोर्ड है जो हमारा बना हुआ है, उसी के माध्यम से समय समय पर उनके सुझाव दिए जाते हैं, फिर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी निर्णय लेती है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। छात्र नेता से राज्य मंत्री का जो ये सफर है ना, ये सफर इसलिए ही चमकदार है क्योंकि जनता के बीच में रहकर, आम आदमी के बीच में रहकर उनकी योजनाओं के बारे में योगी सरकार को बताना, वहां से परमिशन लाना और परमिशन लाने के बाद उसे जमीन पर उतारना सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण, सर यूनिवर्सिटी आपने बना दी है, गांव के बच्चे अब अग्निवीर में जा रहे हैं, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से आपने अपनी नीतियों को घर घर तक पहुंचाया है, युवाओं से लेकर किसानों तक? देखिए हम लोग, क्योंकि इस बारे में बहुत सवाल उठते हैं सर, माननीय की पर्ची से लेकर। मैंने कहा माननीय योगी जी के आशीर्वाद से हमारा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, लगातार हम लोगों ने खेल के क्षेत्र में स्टेडियम बनाकर हर गांव में जैसे जैसे ज़मीन की उपलब्धता हम लोगों ने स्टेडियम बनवाए। हम लोगों ने सचिवालय गांव के अंदर बनवाया, ऐसा हमारा कोई गांव नहीं है जहां पर सचिवालय ना हो। हर गांव में अंत्येष्टि स्थल हम लोगों ने बनवाए। हम लोग 2 टाउनशिप लेकर आए हैं जिनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जो वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की उसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। वो इंडस्ट्रियल से लेके कॉमर्शियल से लेके रेजिडेंशियल से लेके सब सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। अभी जो खेल विश्वविद्यालय की मांग हम लोगों ने 2017 में की थी, खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से जो खिलाड़ी, आज देखिए पश्चिम से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकल रहे हैं पूरे देश के अंदर। यदि खिलाड़ी कहीं से ज़्यादा जा रहे हैं तो पश्चिम से जा रहे हैं, और जैसे ही ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से अपने फंक्शनिंग में आएगा ये और संख्या बढ़ेगी। आप ये देखिए जो अग्निवीर की आपने बात करी है कि जितने भी विकसित देश की हम बात करते हैं तो उनमें ये हमसे पहले से योजना लागू होती है। और अभी आपने देखा होगा वही अग्निवीर जो वहाँ सेवा करने के बाद अभी पुलिस की भर्ती में भी आपने देखा होगा, पुलिस की भर्ती में वो लोग सेलेक्ट हुए। पिता पुत्र सेलेक्ट हुए। तो ये एक ऐसी योजना है, देखिए जो लोग समय पे कुछ कर नहीं पाए वो सिर्फ अब क्वेश्चन मार्क बनकर रह गए हैं, लेकिन हम लोग की नीयत साफ है, मन साफ है, हम कुछ करना चाहते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर डीपीआर और वो जो यूरिया का जो एक मुद्दा उठाया था आपके कंटेम्प्रेरी ने, समकालीन लोगों ने, उस पर क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग नैनो यूरिया के माध्यम से, आप देखिए कि पहले किस तरह से कट्टे पूरे बोरी इकट्ठे करते थे, आज एक बोतल से वो पूरा काम हो जाता है। और यूरिया लगातार उसकी उपलब्धता आप देखिए, अब सब जगह यूरिया उपलब्ध है, कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, ऊर्जा राज्य मंत्री के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मेरठ दक्षिण के सभी सम्मानित देवतुल्य नागरिकों का, जिनके आशीर्वाद से मुझे 2 बार यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और मेरठ दक्षिण विधानसभा को विकास के पथ पर विरासत के साथ और अपनी संस्कृति के साथ हम लोग आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने देवतुल्य जो हमारे विधानसभा के सभी सम्मानित लोग हैं उनका आशीर्वाद बना रहे और अच्छा हम लोग भविष्य में और अच्छा काम कर पाए, ऐसा ही मेरी आग्रह है। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ थे। उन्होंने डबल वी की बात करी है, विकास और विरासत। विकास और विरासत जब हाथ में हाथ डालकर चलते हैं तो 11 साल की उपलब्धियों पर आपके जनप्रतिनिधि, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, उनको सामने लाना ये मीडिया की जिम्मेदारी है, बिना बायस्ड हुए। हम ये कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में हम कितने कामयाब हुए आपके फीडबैक की जरूरत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं विवेक जैन, संजय जूनियर और साथ में है अमित और मैं हूं के। योगी मोदी की टीम क्यों है उपयोगी इन 11 साल में, क्या ये सिद्ध हो पाया या नहीं हो पाया, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत, बने रहिएगा सिटी हलचल के साथ।